उत्तर पूर्वी दिल्ली के दिल्ली सरकार के सबसे बड़े अस्पताल जीटीबी अस्पताल में वार्ड में हुए मर्डर का पुलिस ने फिलहाल खुलासा किया है। पुलिस ने इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। वहीं इस मुद्दे को लेकर जीटीबी अस्पताल के डॉक्टरों ने हड़ताल भी कर रखी है और अस्पताल की सुरक्षा व्यवस्था पर सवालिया निशान भी उठा रहे हैं। इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए जीटीबी अस्पताल के डॉक्टर एसोसिएशन की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आयोजित की गई। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जीटीबी अस्पताल के सीनियर डॉक्टरों ने मेडिकल सुपरिंटेंडेंट्स पर सवाल उठाए और जीटीबी अस्पताल की सुरक्षा व्यवस्था के लिए कड़े से कड़े नियम उठाने की मांग भी की गई। क्या कुछ कहना था हड़ताल कर रहे डॉक्टरों का, देखिए रिपोर्ट। मैं डॉक्टर दीपा गुप्ता हूँ। IMA इस दिल्ली ब्रांच की पूर्व सचिव और दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन के असिस्टेंट सेक्रेटरी हूँ। और यहाँ हम लोग IMA और DMA को रिप्रेजेंट करने के लिए आए हैं और बेसिकली यहाँ पे जो जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं उनकी सपोर्ट के लिए हम लोग यहाँ पे आए हैं और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन हुआ था। देखिए, बहुत ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंस हुआ है जो अभी 9 तारीख को भी हुआ है। यहाँ पे फीमेल डॉक्टर्स सुबह 5 बजे एक मरीज की डिलीवरी करती हैं और एक कंडीशन होती है PPH, मतलब वो पेशेंट डिलीवरी के बाद अचानक सिवियर ब्लीडिंग में चली जाती है। तो डॉक्टर का काम तो उसको बचाना है ही, वो तो पूरी कोशिश कर ही रहे हैं उसको बचाने की। और ये बड़ा अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट था कि आधे घंटे में ही वो मरीज एक्सपायर हो गई है। तो वो डॉक्टर उसको CPR दे रहे हैं और कुछ अचानक अटेंडेंट्स आ जाते हैं जिनके पास शार्प इंस्ट्रूमेंट्स हैं और वो आके उस डॉक्टर को धमकाते हैं कि आप इसका CPR ना करो, है ना, और आप इसको छोड़ दो और आप यहाँ से हम आपको मार डालेंगे। तो ये क्या बात हुई? एक डॉक्टर क्या अस्पताल में मार खाने के लिए काम कर रहा है? उसका काम है सेवा करना, ठीक है। ये तो उम्र में भी अभी बड़े छोटे हैं लोग, तो इन बच्चों ने अभी तो ये देखना है। और वो आज इस उम्र में अगर उनके साथ ये इंसिडेंस हो रहा है, इतनी छोटी उम्र में 25-30 साल की उम्र में ये काम हो रहा है, तो वो आगे कैसे वो हिम्मत कर पाएंगे कि हमें मरीज का इलाज करना है। कोई इस डर से अगर इलाज कोई करेगा कि मुझे कुछ हो जाएगा, तो क्या कोई मरीज मर नहीं सकता? अस्पताल आएगा तो अनफॉर्चुनेट इंसिडेंस, लेकिन मर तो सकता है ना, पर डॉक्टर तो उसको बचाएगा ही ना, डॉक्टर तो नहीं मारेगा। तो आप उस डॉक्टर को कैसे धमका सकते हो, आप कैसे मार सकते हो? आप सोचिए, वो डॉक्टर एक कमरे में जाके बंद हो गए, दरवाजा तोड़ा गया, दरवाजा उस डॉक्टर पे गिरा, तो ये कहाँ का चीज हुई? और ऐसे इंसिडेंट्स कल हुआ कि खुले आम दिन के वक्त 4 बजे के करीब कोई आ जाता है, 4थे फ्लोर पे आ गया, लिफ्ट से आ गया, उसके हाथ में गन है, कोई देख नहीं रहा था इस बात को। ये क्या गुंडागर्दी है? और आके आपने डॉक्टर को धक्का दिया, नर्सिंग स्टाफ को धक्का दिया और आपने उस आदमी को शूट कर दिया। आप ऐसे कैसे कर सकते हैं? आप ऐसे कर ही नहीं सकते। अभी तक प्रशासन ने क्या सुविधाएं आपको मुहैया कराने का आश्वासन दिया है या अभी तक कुछ भी कोई भी नहीं दिया। पिछली बार दिया था उन्होंने, इसलिए स्ट्राइक कॉल ऑफ कर दी गई थी कि हम यहाँ पे सिक्योरिटी देंगे, हम बाउंसर्स देंगे और जल्दी से जल्दी कल्प्रिट्स को पकड़ा जाएगा। कुछ भी नहीं हुआ है। और आप सोचिए उन बच्चों का जो यहाँ पे आज ट्रेनिंग कर रहे हैं, जो यहाँ सारे दिन काम करते हैं, 48 आवर्स तक काम करते हैं लगातार, वो डॉक्टर मतलब बार बार के स्ट्राइक पे जाएंगे क्यों? वो स्ट्राइक करने थोड़ी ना आए हैं यहाँ पे, उनका तो काम ही सेवा करना है। और आप उनसे ये मतलब जो अथॉरिटीज हैं, जो प्रशासन है, उसमें डॉक्टर्स भी होंगे, ठीक है। तो हर तरह के उनको देखना बहुत जरूरी है कि किस तरह से आप यहाँ डॉक्टर्स को बेसिक ये फंडामेंटल राइट है, अपना फंडामेंटल राइट है ना सिक्योरिटी लेना। भाई मैं डर के काम कैसे करूंगी? अगर मुझसे आप काम अच्छा करूं तो मुझे वो सुविधाएं तो दीजिए, मुझे वो आश्वासन तो दीजिए कि आप काम करो, कुछ नहीं होगा आपको। तो मेरी सिक्योरिटी कहाँ है? मेरी सिक्योरिटी मांगना तो मेरा हक बनता है। तो हमारा IMA और DMA हर तरह से इन बच्चों के सपोर्ट में है और जो हमसे बन पाएगा हम डेफिनेटली करेंगे। मैं डॉक्टर अजय लेखी, पास्ट प्रेसिडेंट दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन, पास्ट प्रेसिडेंट IMA ईस्ट दिल्ली ब्रांच। ये जो कल हादसा हुआ है और इससे पहले 9 तारीख को भी एक हादसा हुआ, इसी अस्पताल में हादसा हुआ और हम सब यहाँ आए। 1.5 दिन की हड़ताल जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर्स ने करी। ये हादसा
पहले भी इस अस्पताल में होता गया है। और ये टोटली मेरा ये कहना है कि इस प्रशासन का, इस हेल्थ मिनिस्ट्री का, इस पुलिस का पूरा ही टोटल फेलियर कहना चाहूंगा। और इस डर के अंदर, इस भय के अंदर ये डॉक्टर्स और ये नर्सेस और ये फीमेल डॉक्टर्स किस तरीके से कार्य करेंगे मैं सोच नहीं सकता। हमारे बच्चे भी डॉक्टर हैं और अगर ये माहौल रहेगा तो कोई भी इस प्रोफेशन में आना नहीं चाहेगा। और इस अस्पताल में नौकरी तो क्या करना, कोई मरीज लेके भी नहीं आएगा। जिस तरीके से कल किसी मरीज के साथ गोली मार दी गई और जूनियर डॉक्टर जो ड्रेसिंग कर रहा था उसको पकड़ के अलग किया गया और उसको, मरीज को गोली मार दी गई। ये दहशत डॉक्टर में तो है ही है। आज उसका डॉक्टर आज घर से बाहर नहीं निकली तो वो डॉक्टर ड्यूटी पे नहीं आई। आप बात कर रहे हैं स्ट्राइक की, जो डॉक्टर के साथ ये हादसा हुआ उसके मेंटल स्टेटस क्या होगा, वो क्या आज इस देश में सेवा कर सकेगी? ये तो मुझे नहीं लगता कि वो कभी अपने डर को निकाल पाएगी। अगर इस तरीके के हादसे होते रहेंगे तो कौन काम करेगा? तो मेरा यही कहना है, इस प्रशासन को बदलना पड़ेगा, इस कार्य को बदलना पड़ेगा और इस पुलिस प्रशासन को सख्त से सख्त करना पड़ेगा। इस तरीके हादसे करने वाले लोगों को सख्त से सख्त सजा देनी पड़ेगी कि एक बार एक एग्जाम्पल सेटल होगी मार्केट के अंदर। और गवर्नमेंट को, मेरी सेंट्रल गवर्नमेंट से अनुरोध है कि सेंट्रल वायलेंस लॉ जरूर बनाए, जल्द से जल्द बनाए कि इस तरीके के हादसे ना हो पाए और देश का स्वास्थ्य भी ठीक रहे और हमारा स्वास्थ्य भी ठीक रहे। सबसे बड़ा सवाल सिक्योरिटी के नाम पर उठा है आज जीटीबी हॉस्पिटल में, उसके लिए आप सिक्योरिटी के लिए क्या कहेंगे? जीटीबी हॉस्पिटल की सिक्योरिटी के लिए दसियों बार इस तरीके की बात हो चुकी है। आज मुझे ये पता चला है कि एक ही एजेंसी जो कि 50 साल से लेके और 65 साल के बुजुर्ग गार्ड को रखे हुए, आप जाके देखो 20 गार्ड खड़े थे, 20 गार्ड ने एक बंदे को हटाना मुश्किल हो गया। अगर इस तरीके के गार्ड की भर्ती होगी तो ये वाकई बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि ये जो है एडमिनिस्ट्रेशन की बहुत बड़ी गलती है। कहीं ना कहीं ईडी तो सब जगह भेजी जा रही है, यहाँ क्यों नहीं ईडी भेजी जाती है? भेजनी चाहिए, यहाँ पे भी इंक्वायरी करनी चाहिए, इंटेलिजेंस सीबीआई को लगाना चाहिए। क्यों नहीं पता लगता यहाँ पे? एलजी साहब क्यों नहीं संज्ञान लेते? एक जगह डॉक्टर के नर्सिंग होम में आग लगती है तो वहां तो आप 50 पुलिस वाले भेज देते हो, वहां पे डॉक्टर को जेल भेज देते हो। यहाँ क्या हुआ? यहाँ क्यों नहीं एमएस से कहा गया? आज वो मरीज मरा है तो क्यों नहीं सख्ती से काम हो रहा? मेरा यही कहना है कि सख्ती होनी चाहिए। इस हॉस्पिटल में जो भी गरीब आदमी आता है वो सिक्योरिटी के ऊपर सवाल उठाता है कि हमें अंदर नहीं जाने देते हैं, हमें बहुत तरीके से तरह तरह से उनको परेशान किया जाता है। परंतु आज सिक्योरिटी देखी गई है तो बिल्कुल नस्मतक नजर आई है। आज नस्मतक, क्योंकि आज किस्सा हुआ है तो नस्मतक हो गए। कल आप आएंगे, परसों आएंगे तो ये नस्मतक नहीं होगी। यही तो वो सिक्योरिटी वाला करता आ रहा है कि आपके सामने, सबके सामने ये दिखा देता है। मेरा आपसे अनुरोध है कि इस हादसे के बाद जब कार्य सुचारू रूप हो जाए तब आप जाके देखिए ना, तब आप रिपोर्ट करिए। डॉक्टर राधा जैन, आईएमए इंजीनियरी ब्रांच की प्रेसिडेंट। मैडम क्या करें, दंताड़ गोली चल जाती है? ये बहुत ही खतरनाक मामला है। इससे हमारे मरीज, उसके परिजन, साथ में जो वहाँ काम करने वाली सिस्टर, जो स्टाफ और हमारे डॉक्टर्स सभी डरे हुए हैं। और जब ये घटना हुई है उस समय एक डॉक्टर हमारी जो है वो वहाँ पर वो ड्रेसिंग कर रही थी और ड्रेसिंग करते उसको घसीट के अलग कर दिया गया और उसके बाद उसको मर्डर किया गया। तो ये बहुत ही खतरनाक घटना है। इससे हमारे यहाँ के लोग सब डरे हुए हैं। ऐसी कंडीशन में आप ये बताइए कि हम लोग कैसे मरीजों की सेवा करेंगे? तो बहुत ही मुश्किल हो गया। और ये सोचिए ना कि ये जो बच्चे रेजिडेंट डॉक्टर जो थे वो नीट का एग्जाम क्लियर करके आए हैं अभी, और वो पढ़ने के लिए आए और सीखने के लिए यहाँ आए हैं। और उनके पेरेंट्स की क्या पोजीशन होगी जिनके बच्चे यहाँ पर सीखने के लिए आए और वो इतने खतरनाक जगह पे बैठे हुए हैं जहाँ कभी भी दिन दहाड़े मर्डर हो जाता है। हॉस्पिटल जो है सेफेस्ट प्लेस माना जाता है। आई थिंक इससे आज सेफेस्ट प्लेस कहीं नहीं माना जाता है दुनिया का। आप हॉस्पिटल या मंदिर को कहते हैं कि सबसे सेफेस्ट है, और आज वही इतना ज्यादा उसमें है। तो ये तो फेलियर हो गया ना, सारा आपका सिस्टम फेलियर हो गया। आपकी पुलिस का काम नहीं कर रही है सही से, हमारे जहाँ स्टाफ जो वहाँ पर जो गार्ड है वो ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, और प्रॉपर प्रोविजन नहीं है जिसमें कि पेशेंट कोई भी एंट्री कर जाता है। व्हाट इज दिस नॉनसेंस कि कोई भी एंट्री कर जाता है और कोई देखने वाला नहीं है। प्रॉपर गार्ड होना चाहिए और साथ में बैरिकेड सिस्टम होना चाहिए एंट्री के टाइम पे। वो जो और हाँ, सीसीटीवी भी नहीं है वहाँ पर। सबसे इम्पोर्टेंट है आजकल हर छोटी छोटी जगह में रोड्स में सीसीटीवी लग गए हैं, हॉस्पिटल में नहीं है। कैसी मजाक की बात है?
भाई आप सीसीटीवी तो लगाओ, कम से कम ये तो पता चले कि कौन कल्प्रिट है, कहाँ कुछ प्रॉब्लम हो रही है। एटलीस्ट आप वार्ड ऐसी जगह नहीं लगा सकते जहाँ पर ऑपरेशन हो रहा है या कुछ ऐसी है, लेकिन कॉमन वार्ड्स में या ऐसी जगह पर तो लगा सकते हैं, एंट्रेंस में, वहां पर तो आप सीसीटीवी लगा सकते हो। सीसीटीवी क्यों नहीं है? तो ये सब चीजें मतलब आपका सिस्टम फेलर है पूरा ही। ना तो सीसीटीवी है वहां पर, ना वहां पर प्रॉपर गार्ड्स है, जो सुविधाएं होनी चाहिए वो नहीं है वहां पर। बैरिकेड्स होना चाहिए, एक टाइम होना चाहिए जिसमें पेशेंट के रिलेटिव अंदर आ सके, या एक पेशेंट के साथ कितने रिलेटिव होना चाहिए, एक प्रॉपर कानून होना चाहिए उसका, एक पास सिस्टम होना चाहिए कि हाँ अगर कोई भी रिलेटिव आएगा इस पेशेंट के साथ एक, तो वो एक पास से 2 लोग आ सकते हैं या 1 लोग आ सकते हैं। तो ये सब सिस्टम अगर होंगे तो इतना इशू नहीं होगा। डॉक्टर स्ट्राइक में मरीज परेशान है, क्या कहेंगे? नहीं, डॉक्टर स्ट्राइक पे मतलब है, लेकिन हमारे यहाँ जो सीनियर डॉक्टर हैं वो उनकी देख रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मरीज कोई परेशान नहीं है। सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है आज सिक्योरिटी और लेकर के तरह तरह की कमियां अब नजर आ रही है हमले के बाद में। क्या ये सीसीटीवी कैमरे की या सिक्योरिटी की पहले से कोई कमी नजर नहीं आई है? देखो ये तो यही था ना कि जो मैनेजमेंट है ये इसका मिस्टेक है ना कि सीसीटीवी नहीं है। और अभी 4 दिन पहले घटना हुई है, उसके बाद भी पुलिस भी अलर्ट नहीं हुई है, यहाँ का स्टाफ मतलब जो मैनेजमेंट है वो अलर्ट नहीं हुआ। तो ये तो मैनेजमेंट की कमी है ना। और उसमें वही ना कि उन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, जो हमारा नर्सिंग स्टाफ है, उन लोगों को फर्क पड़ता है ना, वो काम कर रहे होते हैं। ये जो सिस्टम चल रहा है, आप ये समझिए जो हॉस्पिटल चल रहे हैं 70% जो है ये जूनियर डॉक्टर्स ही इसमें काम कर रहे होते हैं। सारा उन्हीं को करना होता, सीनियर उनको गाइड करके सारा काम हो गया। तो सारी जो नींव है वो तो यही है, जूनियर डॉक्टर्स है, और खतरे में तो वही है। ये सबसे इम्पोर्टेंट। मैं डॉक्टर राधा जैन, प्रेसिडेंट आईएमए ईस्ट दिल्ली ब्रांच। मैं आईएमए ईस्ट दिल्ली ब्रांच को रिप्रेजेंट कर रही हूँ। और मैं क्योंकि ये एरिया हमारी जुरिस्डिक्शन में आता है, आईएमए ईस्ट दिल्ली में ही आता है। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि यहाँ पर देखो बच्चे पढ़ने आते हैं, सारे ऑल ओवर इंडिया से आते हैं, दिल्ली के भी होते हैं, बाहर से भी आते हैं। और उनकी सेफ्टी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि यहाँ पर फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फाइनल ईयर सारे स्टूडेंट्स होते हैं। इसके अलावा फर्स्ट ईयर, थर्ड ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर पीजी होता है। और अगर इन बच्चों के सामने कोई ऐसे शूटिंग होती है तो उन बच्चों के ऊपर या उनके पेरेंट्स के ऊपर आप सोच सकते हैं कि क्या असर पड़ेगा। पेरेंट्स तो बेचारे इस समय इतना इनसिक्योर होंगे कि हमने अपने बच्चों को इतना डिफिकल्ट एग्जाम, नीट एग्जाम कितना डिफिकल्ट है, उसको क्लियर करके हुए बच्चे हमारे जीटीबी हॉस्पिटल यूसीएमएस में पढ़ने आए हैं। उनकी ड्यूटी थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर में उनकी ड्यूटी होती है। इसके अलावा जब नीट पीजी क्लियर कर लेते हैं इसके तब उनको हॉस्पिटल में वार्ड में ड्यूटी होती है। और ड्यूटी के टाइम पे उनको सारे काम करने होते हैं, वही उनका सीखने का टाइम होता है। उस टाइम अगर ऐसा इंसिडेंट हो जाए जिसमें कि आपके सामने कोई राइफल लेकर आ जाए तो उनके पेरेंट्स को और उन बच्चों के ऊपर क्या बीतेगी। साथ में यहाँ पर सिस्टर्स का भी एसोसिएशन है, वो सिस्टर्स वहाँ पर काम कर रही थी। मैंने ये सुना है कि उस समय जो बच्चा वहाँ पर एक फर्स्ट ईयर पीजी ड्रेसिंग कर रहा था, उसको खींच के अलग हटा दिया गया और उसके बाद में उसको शूटिंग की, उसने मर्डर किया है। ये बहुत ही खराब। उस बच्चे की आज सोचिए जो फर्स्ट ईयर पीजी था, उसकी इस समय मेंटल स्थिति क्या होगी, और उसके साथ वाले बच्चे जो स्टूडेंट्स हैं उनकी मेंटल स्थिति क्या होगी। तो ये बात सरकार को बिल्कुल सोचनी चाहिए कि वो ऐसी स्थिति में हमारे जो स्टूडेंट्स हैं कैसे काम करेंगे, कैसे सीखेंगे। वैसे भी हम लोग मौत से और जिंदगी से जूझ रहे होते हैं, हर समय यही एक रहता है कि अब इमरजेंसी के पेशेंट्स आ रहे हैं, इमरजेंसी डील कर रहे हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही, तो इस कंडीशन में जूझ रहे होते हैं। इसके अलावा एक ये अलग से मेंटल प्रेशर आ जाएगा सारे स्टूडेंट्स के ऊपर कि कभी पता नहीं कहीं कोई ऐसा कोई इंसिडेंट ना हो जाए। तो एक तो वो प्रेशर है। इसके अलावा आपने वैसे ही जैसा डॉक्टर साहब ने बताया कि लास्ट वीक भी एक इंसिडेंट हुआ है, तो वो अभी 5 दिन भी नहीं हुए। तो हमारी सेफ्टी कितनी अच्छी सेफ्टी तो दिख रही है ना साफ साफ। 5 दिन के अंदर ये दूसरा इंसिडेंट हो गया है। और इसके लिए मैं यही मांग करना चाहती हूँ कि कम से कम यहाँ पर एक तो बैरिकेड्स, पुलिस बैरिकेड्स होने चाहिए, साथ में जो काउंसलर्स होने चाहिए, और जो भी वार्ड्स है वहाँ पर पूरी सेफ्टी का इंतजाम होना चाहिए। स्पेशली जो हमारे गायनिक वार्ड हैं, इमरजेंसीज हैं, पीडियाट्रिक वार्ड है, वहाँ पर सेफ्टी का पूरा इंतजाम होना चाहिए। बाकी सारी जगह ही होना चाहिए, तो जिसमें कि सिस्टर और जो भी हमारे डॉक्टर्स हैं वो सुरक्षित रहें।
ऑर्गेनाइजेशन है, उनको हम पूरी तरह से सपोर्ट कर रहे हैं कि जब तक उनकी मांगे पूरी ना हो तो वो अपना अपना पॉइंट रखें। और गवर्नमेंट से भी मांग करती हूँ, एसडी से भी मांग करती हूँ कि इनकी सुरक्षा का पूरा ध्यान लिया जाए, क्योंकि हेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ये बच्चे सुरक्षित नहीं रहेंगे, खुद ही हेल्दी नहीं रहेंगे, तो वो कैसे मरीजों की सेवा करेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट, आपको शायद ये बात नहीं पता होगी कि जो ये जूनियर रेजिडेंट्स होते हैं, इनकी ड्यूटी आवर्स 24-48 आवर्स होते हैं, कंटिन्यूसली दे आर डूइंग ड्यूटी, और इनको मतलब दे आर रनिंग वन आफ्टर अदर। तो इतनी कंटिन्यूस ड्यूटी में अगर ये भी एक इंसिडेंट आ जाएगा, वैसे ही टायरिंग हो जाता है और ऐसे काम होने लगेंगे, तो उनके मेंटल टॉर्चर कितना है। ऑलरेडी वो मेंटल टॉर्चर से गुजर रहे होते हैं और साथ में ये भी आ गया। आप प्लीज इन सबका देखिए कि कैसे करना है। हमारी गवर्नमेंट को बहुत जरूरी है सोचना कि इन बच्चों के लिए हमें क्या, जो हमारे रेजिडेंट्स हैं उनकी सेफ्टी का पूरा इंतजाम होना चाहिए। यही मैं मांग करना चाहती हूँ। उनकी कहीं ना कहीं जो है अस्पताल के मामले में लापरवाही निरंतर चलती आ रही है और उसको इग्नोर किया जा रहा है सरकार के माध्यम से और शासन के माध्यम से। क्या आप भी कुछ कहेंगे? 2 दिन पहले ही इंसिडेंट हुआ है वाले विद्यालय में बताया गया है, और क्या उन्होंने इन्फॉर्मेशन दी थी पुलिस प्रशासन को कि भाई इस तरीके की सुरक्षा की व्यवस्थाएं की जाए? वो तो यहाँ का जो स्टूडेंट डॉक्टर है वही बताएंगे कि उन्होंने क्या इंतजाम किया, क्योंकि अभी तक जो लास्ट वीक में जो इंसिडेंट हुआ है वहाँ के लोग गिरफ्तार नहीं हुए हैं, तो इसका मतलब अभी वो काम एक्टिवली हो ही नहीं रहा है। इस तरीके से कि अभी जो एमएस है, इतनी बड़ी घटना हो गई और एमएस का कोई रोल नहीं है, तो उसमें आईएमए क्या एक्शन लेगा एमएस के खिलाफ? आईएमए कोई एक्शन लेटर लिखेगा और इसके लिए हम लोग अभी तैयारी करा ली है। डॉक्टर साहब भी यहाँ पे हैं, डीएमए से भी डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर भी डीएमए से हैं। तो एक लेटर एसजी को लिखा जाएगा एमएस की कार्रवाई ना लेने के लिए, और हम उनकी ट्रांसफर की तो मांग करेंगे ही करेंगे। साथ में हेल्थ मिनिस्टर हो और सेंटर को भी और पुलिस को भी आज 5 जगह लेटर चले जाएंगे, और एक यही मांग होगी कि सबसे पहले प्रशासन को, एडमिनिस्ट्रेशन को ठीक किया जाए, और कोई भी दोषी है, चाहे वो एमएस है चाहे कोई भी है, मैं भी हूँ, तो कोई बात नहीं, आप मुझे करिए, अगर पर एक्शन लेना बहुत है। सर, आप देखा जाए तो पिछले 20 साल से एक ही सिक्योरिटी जो है वो यहाँ पर काम कर रही है, इसमें सवाल उसने बिल्कुल लाजमी है। 20 साल से अगर एक सिक्योरिटी काम कर रही है, वैसे तो मैं आपको बताता हूँ, मैं भी एडमिनिस्ट्रेशन में एमसीडी में चीफ रह चुका हूँ, और जहाँ पे गलती होती है वो गलती ये है कि जो सरकार के टेंडर सिस्टम निकाला, जो टेंडर सिस्टम है, आप एक बैच भी नहीं खरीद सकते अगर उसकी अच्छा है वो बैच। पर यहाँ पे क्या होता है कि टेंडर में अगर आपने, जैसे कि इन्होंने फिक्स किए हुए एक गार्ड के 18,000 रुपए, 12,000 रुपए या 14,000, जो वो सिक्योरिटी वाला है सिग्नेचर तो वो 18,000 रुपये लेता है, पर जो उनका एजेंट होता है, जो उसका सुपरवाइजर होता है, तो यहाँ पे आके एक दिक्कत आ जाता है क्योंकि एक मजबूर है, बुजुर्ग आदमी है, और उसी में इनको एक क्राइटेरिया फिक्स करने चाहिए कि एज क्या होनी चाहिए, उस बंदे का बैकग्राउंड क्या होना चाहिए। जैसे कि